बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सॉल्यूशन। मैं हूं दानियाल हारून। ख़वातीन व हज़रात, मशरिक़ वस्ता के हालात बहुत संगीन की तरफ जा रहे हैं और एक महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। ईरान की जंग जारी है अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़, जो कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर फरवरी के आखिरी हफ्ते में एक अटैक किया। जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला ख़ामेनेई, उनको शहीद कर दिया गया। ख़वातीन व हज़रात, हमें एक बात समझने की ज़रूरत है। इस मशरिक़ वस्ता की जंग का इम्पैक्ट दुनिया भर में आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से कंट्रोल इस वक्त ईरान ने के पास है और जाहिर सी बात है वो वहाँ से किसी भी किस्म का जो ऑयल का जहाज़ है वो गुज़रने नहीं दे रहे। बहुत सी चीज़ें इससे अफेक्ट कर गई हैं। ऑयल के प्राइसेस हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जंग छेड़ी क्यों गई, ये रजीम चेंज। और आपको पता है कि डीप स्टेट्स जो होती हैं, इसको मैं डीप स्टेट्स नहीं कहूँगा, इसको मैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहूँगा, उनका तरीका वारदात यही होता है। ये तरीका वारदात आपको पता है, ये तरीका वारदात दुनिया के बहुत सारे ममालिक में अपनाया गया है। और ये कहना गलत नहीं होगा, तरीके वारदात पाकिस्तान में भी अपनाए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में अपनाने के तरीक़ेकार कुछ तरह मुख्तलिफ होते हैं। अब हमें ये समझना है कि किस किस्म का जो इम्पैक्ट है वो दुनिया में आएगा। क्या ये जंग रुकने जा रही है? क्या ये तवील होगी, रुक जाएगी? तो इसमें ईरान क्या हासिल करेगा, अमेरिका क्या हासिल कर पाएगा और इसराइल क्या हासिल कर पाएगा? और जो मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, मुत्तहदा अरब अमारात हो, कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, इनको जो नुकसानात हुए हैं, इसके बाद अरब वर्ल्ड क्या सोचेगा? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी इस नशिस्त में एक मीटिंग का तज़किरा करूँगा, और वो मीटिंग जो है वो जनाब इस वाक़ये से चंद दिन पहले की है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, टाइम्स ऑफ इसराइल का एक न्यूज़पेपर का मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, और ये 22 फरवरी 2026 का है। मोदी विजिट इज पार्ट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट अलायंस अगेंस्ट रेडिकल सुन्नी एंड शिया एक्सिस। अच्छा, रेडिकल सुन्नी, रेडिकल शिया तो आप समझ गए कि ईरान की बात हो रही है। रेडिकल सुन्नी कौन है? और इसराइल और अमेरिका, ये रेडिकल सुन्नी और इंडिया रेडिकल सुन्नी किसको समझता है? क्योंकि अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनके तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारे इस वक्त इंतहाई ख़राब हैं। तो क्या रेडिकल सुन्नी पाकिस्तान को कहा जा रहा है? क्योंकि हम एक एटॉमिक पावर भी हैं। और नेतन्याहू का एक बहुत पुराना इंटरव्यू है जिसमें वो ये बात कहता है कि हम जो वेपनाइजेशन है, जो एटॉमिक पावर है, और जो वो किसी भी इस्लामी मुल्क के हाथ में देना नहीं चाहते, इससे वो अपने आप को ख़तरा महसूस करते हैं। अब ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये 22 तारीख का वाक़या है। 22 तारीख को मुलाकात होती है, उसके 3 से 4 दिन बाद एक अटैक लॉन्च हो जाता है अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर। ये प्रेस रिलीज़ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? ये प्रेस रिलीज़ कह लें, टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन कह लें। ये दिखाने का मकसद ये है कि जो इसके पीछे देखें, कभी भी जितनी भी वेस्टर्न पावर्स हैं ना, वो कोई भी चीज़ इनिशिएट थॉट प्रोसेस के बगैर नहीं करती। उनका पूरा एक थॉट प्रोसेस होता है, वो सोचते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए काम करते हैं। तभी उन वो बहुत सारे वाक़यात दुनिया में कर जाते हैं, बिकॉज क्योंकि उन्होंने पहले इस दुनिया के अंदर लोगों को अपना पहले मोहताज बनाया, पहले अपनी डेवलपमेंट पे काम किया, फिर जाके दुनिया पे रूल कर रहे हैं वो। और इसके बरक्स मुसलमान ममालिक जो हम हैं, हमने तालीम और तरबियत के ऊपर फोकस नहीं किया। हमने सिर्फ एक इमोशनल तौर पे अपनी कौम को पढ़ाया लिखाया, जिसमें ना हमारा कोई पर्सपेक्टिव है,
ना हमारा कोई फ्यूचर में सोच है। हमें हमें काउंटर करने के लिए हमारे पास ऐसी क्या इक्विपमेंट्स हैं। हम देखें ना, एक चीज़ है ईरान के पास, वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का कंट्रोल। उस एक चीज़ की वजह से, और उनके पास ऑयल, उस एक चीज़ की वजह से वो बहुत हद तक जंग में उनका पलड़ा अब तक भारी रहा है। हाँ, उन्होंने बहुत सारे अपने जो लीडर्स हैं, इसमें उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, सुप्रीम लीडर और बहुत सारे अहम लोग उसमें मारे गए हैं। अब इसमें ऑब्वियसली ईरान को मैं इसलिए क्रेडिट दूंगा क्योंकि उनके लीडर्स ने कोई भी जाके बंकर्स में नहीं छुपा। अब नेतन्याहू या जितनी भी इसराइल की कोई टॉप लीडरशिप है वो तो सारी गायब है, वो छुपी हुई है, मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही। और ये एक सोच बताती है कि ईरान इस जंग में ना वो डर रहे हैं ना वो झुक रहे हैं। बस उनका एक, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उस लिहाज से उनकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह कि आप सपोर्ट कर नहीं सकते। अरब ममालिक सपोर्ट के लिए बजाय इससे कि ईरान से बात करें और ये बोलें कि हाँ हम हमारे बेसिस आप पर अटैक के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, बजाय इसके कि एक बरक्स उनका रद्द अमल है, और ये काबिल अफसोस है। अब द पॉइंट वो ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फॉलोअप क्या है, कि मार्च वक्त अख्ताम हो रहा है आज। द पॉइंट आई वॉन्ट टू, इसको एनालाइज मैं इस तरह करूँगा कि देखें, कोई भी जंग दुनिया के अंदर, ये जितने भी खत्ते की जंगें हैं, ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, एक सोचे समझे तरीके के तहत, और किस तरीके से इंगेज करना है बाकी इस्लामी ममालिक को, उसके अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि दुनिया के अंदर इस्लामी ममालिक एक कमज़ोर हैं, बहुत हद तक कमज़ोर है। उनके पास वो, देखें, अब दो टाइप के पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं। एक पर्सपेक्टिव ये आ रहा है कि जी जंग को रोका जाए, और जो बढ़ावा दे रहे हैं वो अमन के ख़िलाफ़ हैं। और एक पर्सपेक्टिव ये है कि ईरान ने अपना बहुत कुछ नुकसान करवाया इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, तो वो किसी ना किसी ऐसे कंक्लूजन के बगैर जंग को ख़त्म नहीं करेंगे कि जिससे उनको कोई फ़ायदा हो। इसको मैं बहुत ब्रेक डाउन करता हूँ इस तरीके से कि जैसे कि अमेरिका इस जंग को ठंडा करना चाह रहा है वक्ती तौर पे, क्योंकि उनका बहुत पैसा लग रहा है इस वक्त, अमेरिका का भी इसराइल का भी, वो थोड़ा वक्त लेना चाह रहे हैं। और ईरान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनको ये लगता है कि अभी क्योंकि लोहा गर्म है, तो जितना इसको एस्केलेट करते रहो उतना बेहतर है। तो ईरान के पास सिचुएशन है नथिंग टू लूज, और अमेरिका के लिए प्रॉब्लम ये हो रही है और इसराइल के लिए कि कोई साथ नहीं दे रहा, नंबर वन। नंबर टू कि वो अब इसको मज़ीद फैलाना नहीं चाहते, क्योंकि इससे अमेरिकन इंटरेस्ट जो रीजन में है, जो मशरिक़ वस्ता में है, उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो इसलिए आप ये बात सुन रहे होंगे पाकिस्तान की जानिब से, तुर्की की जानिब से, मिस्र की जानिब से कि एक डायलॉग के मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन ईरान ये करना नहीं चाहता। उनके जो मुतालबात हैं वो बड़े क्रिस्टल क्लियर हैं। वो पाबंदी हटवाना चाहते हैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे से, और स्टेट ऑफ हार्मोज का मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। अब लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि आज की स्टोरी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में, जो उनका
पोस्ट है, उसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जिसको तेल ख़रीदना है वो हमसे ख़रीदे, और अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से तेल चाहिए तो जाकर खुद खुलवा ले। देखें, डोनाल्ड ट्रंप एज अ इंडिविजुअल कभी भी किसी इंसान को, स्पेशली बिजनेसमैन को, अगर आपको स्टडी करना हो ना, तो कभी भी उसको एज ए इंडिविजुअल मत पढ़ें। ये देखें, बिजनेसमैन का कोई नज़रिया नहीं होता, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। बिजनेसमैन का जो पर्सपेक्टिव होता है वो सिर्फ इसका एक मेन कोर होता है लेट्स डील विद द मनी। लेकिन जो मॉडर्न बिजनेस है, जो बिजनेस एम्पायर्स हैं, वो इसी तरह डील करते हैं, डील विद द मनी। और अगर कमज़ोर है तो उसको ऑन द नीज लाओ, फिर उसे डील करो। तो द पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार में आना, ऑब्वियसली अमेरिकन सपोर्ट वहाँ पब्लिक की बहुत ज़्यादा थी उनको, लेकिन कैपिटल हिल पे अटैक करने के बावजूद भी उनकी पॉपुलैरिटी वहाँ कम नहीं हुई, और कोई ना कोई उनको ऐसी सपोर्ट विद इन द डीप स्टेट ऑफ अमेरिका उनको हासिल है कि कोई चाहता है कि उनके ज़रिए वो तमाम नतीजा खेज़ जो पिछले अमरीकी सदूर हासिल नहीं कर सके वो हासिल करना चाहते हैं, और थ्रू एलानिया हासिल करना चाहते हैं। देखिए ना, दुनिया में जहाँ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी तो वो ये सब नहीं करते थे कि ट्वीट कर दी कि हम बता रहे हैं कि जो रजीम है हम चेंज कर देंगे रजीम, जाके वेनेजुएला के सदर को जाके उसके सदारती महल से उठा के ले आए। देखिए, अमेरिका करता था डूबियसनेस, दोगली बातें, मुनाफा, इधर उधर चीज़ें, सेटलमेंट, डील विद इट, इस तरीके से। लेकिन ये इस तरीके से एक बदमाश वाली जो अमेरिकन पॉलिसी है, ये डेफिनेटली ये अमेरिकन डीप स्टेट की कोई थॉट प्रोसेस है जिसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप उनका एक बहुत बड़ा मोहरा है, और वो इसको इस तरीके से दुनिया को बताना चाहते हैं कि वी आर रूलिंग द वर्ल्ड। वो देखें, इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशंस थे अमेरिका के, लेकिन टैरिफ के मामले पे और रशिया से तेल वाले मामले पे वो अगेंस्ट इंडिया चले गए, टोटल ओपनली। हमसे रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अचानक ऐसा वक्त आया कि आपने देखा पिछले कुछ अरसे में कि पाकिस्तान से रिलेशन उनके बहुत अच्छे हो गए। अब वो कब ख़राब होंगे, कब बदलेंगे, आप ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अमेरिकन डीप स्टेट अब खुलकर खेलना चाहती है, और वो बताना चाहती है, बिकॉज उनको जो प्रेशर है, चाइना का असर रसूख, रशिया का असर रसूख इस खत्ते के अंदर, उनको ये बात हर अपने अलाय को बतानी पड़ रही है बार बार कि वी आर द रियल बॉस, वी आर द रियल सुपर पावर। लेकिन उन्होंने एक खिताब में भी जंग के दौरान बोला कि प्यूटन यूरोप से नहीं डरता, प्यूटन मुझसे डरता है। ये अमेरिकी सदर का किसी पब्लिक ओपनली मीडिया पर बात कहना एक अजीब व गरीब है। खैर, तो आपने इस नशिस्त में मैंने ये बताने की कोशिश की, और फॉलोअप हमारा आइंदा की नशिस्तों में अब आप इसको रेगुलर देखेंगे इंशाल्लाह सॉल्यूशन पे। बहुत चीज़ें हम इस पर मज़ीद बताना, अभी क्योंकि बहुत अरसे बात थी तो मैंने इसमें वो अहम बातें सामने रखी और कंक्लूसिव एक एनालिसिस पेश किया कि ये जंग का नुकसान दरअसल अमेरिकन इंटरेस्ट को देना है ईरान के पर्सपेक्टिव से। वो अमेरिकन इंटरेस्ट को इतना डेंट डालना चाहते हैं कि जब अमेरिका दोबारा ये कोशिश करे तो उसके एलाई उसके आगे खड़े हो जाएं। यही थॉट प्रोसेस एक ज़माने में, यही थॉट प्रोसेस अमेरिका की थी कि इतना कि अगर किसी मुल्क में रजीम चेंज करनी हो तो उसी के लोगों को उसी के ख़िलाफ़ कर दो। लेकिन ईरानियंस डिड वेरी वेल, अब क्रेडिट देना पड़ेगा। इतने मुश्किल माशी हालात के बावजूद ईरान की कौम और वहाँ के लोगों ने जो हिम्मत, जज्बा और ईमान दिखाया है वो काबिल तहसीन है। और ये हमें हर पाकिस्तानी को ये बात समझनी चाहिए कि
नज़रिए की कीमत नहीं होती, नज़रिए की कीमत नहीं होती, नज़रिया ज़रूरत कुछ नहीं होता। यू हैव नथिंग टू लूज, नथिंग टू हैव। उसके बावजूद वो अपने अकेले, सिर्फ इसराइल का ईरान का साथ कोई नहीं दे रहा। इसराइल अमेरिका के साथ, मशरक़ वस्ता, तमाम ममालिक जो डायरेक्टली नहीं हैं वो डायरेक्टली साथ हैं। तो बहुत ही कहना चाहिए कि इस जंग से सीखने को क्या चीज़ मिलती है कि नज़रिए की कीमत नहीं है, और जब आपका जंग का वक्त है तो पीठ पीछे करके भागा नहीं जाता, बल्कि फ्रंट लाइन से शहीद हुआ जाता है। और ये बात ईरान ने बताई। आज की नसीहत में इतना ही। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।